देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा फोर्स। 6, 7, 8, 5th क्लास में भी जो फोर्स पूछा जाता है बिल्कुल आसान होता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल करना या बस। फोर्स इज सिंपल, ए पुल और पुश। समझे? क्लियर? तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल, पुल या पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि उसकी जो मोशन है वो चेंज हो। आपने तो पुल कर दिया भाई, जैसे मान ली दरवाजा है, कई बार क्या आपका दरवाजा बहुत टाइट बंद हो गया और आपके फोर्स से वो खुल नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आपने तो फोर्स अप्लाई किया ना, ठीक है। और पुश, आपने जोर से उसको धकेल दिया, ठीक है, तो सिर्फ पुश और पुल। अब फोर्स जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, वर्क डन बाय ए फोर्स। सबसे पहले इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एन, ए रेस्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, ए रेस्ट ऑब्जेक्ट इन मोशन। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक फुटबॉल पड़ी है, ठीक है। फुटबॉल क्या है, अब आप गए उसको क्या है आपने किक मारा, क्या होगी? तो बस कि एक रेस्ट से क्या है मोशन में उसको हम चेंज कर सकते हैं। कंप्लीट। सेकंड है इट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप को बदल सकता है। गामा में ठठेरे हुए हैं, लुहार हुए हैं, देखिए। अब वो क्या करते हैं, पिप्पे या जैसे वो लगा रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, मार मार के कोई बर्तन बना दें, कुछ बना दें, तो उन्होंने शेप क्या कर दी उसकी, चेंज कर दी, ठीक है। थर्ड क्या है, इट कैन चेंज ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो रेस्ट में आ गया। एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या है, क्रिकेट बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल को उसको आपने शॉट मारा, अब वो ग्राउंड से टकराई को टकराने के कुछ देर बाद क्या होगी, वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो वो फोर्स लग गया। फोर्स कौन सा लग गया? वहां पर क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स था, क्योंकि अर्थ ने उसके साथ बार बार फ्रिक्शन किया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और बिल्कुल देखिए, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कल लवीस ने पूछा था मेरे से कि सर जी क्रिकेटर, वो बॉल वाला एग्जांपल, कि सर जी क्रिकेट बहुत फास्टर बॉल फेंका है और जो स्लो स्पिनर फेंका है, तब अब जो फास्टर है ना, उसको जो बैट्समैन हो क्या सिर्फ डायरेक्शन देता है, बैट से ऐसे डायरेक्शन दे देगा, वो स्पीड अपने आप उसकी काम करेगी उसके ऊपर, उसी की स्पीड का उसने क्या करा, यूज किया। आई समझ में? तो क्या है, जैसे क्योंकि वो बॉल क्या थी, मूविंग थी, उसने फास्ट फेंक कैसे करके उसको, अब उसने क्या बैट से अपनी डायरेक्शन दे दी उसको, बस। तो क्या यही था कि इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 4। लास्ट एंड पॉइंट और देख लो, और क्या कर सकते हैं, सुनिए। फोर्स क्या है, इट कैन एक्सेलरेट ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई समझाएगा इसको क्या है? देखिए कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो फोर्स है वो एक्सेलरेट कर सकता है। नहीं समझ में आया? साइकिल पे एक आदमी जा रहा है, आप पीछे से गए चार चुपक देसी
और आपने क्या है उसके साइकिल को और तेज से धक्का मार दिया, अब वो साइकिल धीमे चलेगा, अब वो साइकिल, तो यही था कि भाई किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि साइकिल पहले चल रही थी लेकिन आपके फोर्स के कारण क्या है वो और ज्यादा मूव करने लगी, तो एक्सेलरेट यानी कि उसकी स्पीड को वो क्या कर सकता, बढ़ा सकता है। ठीक है, बढ़ा भी सकता और घटा भी सकता है, क्योंकि आप पुश कर रहे हो तो स्पीड उसकी बढ़ गई और आपने क्या उसको पीछे साइकिल को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ लेके नहीं जाने दो नहीं जाने दो, तो स्पीड। क्लियर? ये सिर्फ फोर्स था और फोर्स के छोटे छोटे क्या थे, लो नहीं है। ये सिर्फ कि फोर्स क्या क्या काम कर सकता है अपनी डेली लाइफ में। आ गया? अब जो फोर्स के टाइप देखिए, जो फोर्स है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, वैसे तो टाइप्स बहुत होते हैं भाई, फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, ये मैं मस्कुलर फोर्स होते हैं, लेकिन हमने उसकी बात नहीं, यहाँ पे 9th क्लास के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक तरफ मान लीजिए यस लग गया और इधर क्या है लविस लग गया, ठीक है। लविस ने क्या करा, 20 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगा दिया धक्काने में। सेम यहां से भी यस ने भी क्या कर दिया, 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? वर्क डन होगा, वर्क डन जरूर होगा। ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, जो नेट फोर्स जिसको बोलते हैं, वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, या नेट फोर्स क्या होता है मेरा, जो भी मेरा फोर्स, जो मान लीजिए F1 ये लगने लग रहा है और ये F2 लगने लग रहा है, तो क्या करेंगे हम, F1 या F2 में से क्या कर देंगे, F2 को माइनस। अब ये भी 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट क्या आया मेरा, क्या आया मेरा, 0। तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ। चले नेक्स्ट। अब अनबैलेंस फोर्स, अब इसी में एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहां पर क्या है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जो इधर जो यस था इसने क्या है 20 की बजाय 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा है ना उसके अगेंस्ट क्या करेगा, वो मूव करेगा। मतलब इधर से देखा तो वो क्या है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स सिर्फ 20 न्यूटन रह गया। तो वहां पर रिजल्टेंट जो है नेट फोर्स क्या, कभी 0। यानी कि एक बात बोल सकते हो कि इफ नेट फोर्स नोट विल बी 0, if net force not will be 0, then it will be unbalanced force। ठीक है, कर लोगे। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या वो अनबैलेंस फोर्स। चलो आगे। अब फोर्स में क्या है, जो मेन जो हमारा टॉपिक था वो जो हम करेंगे वो ये करेंगे। देखिए इसमें अभी न्यूटन हम बोल रहे थे कि 15 न्यूटन लग गया, नहीं लग गया, तो जो न्यूटन है, न्यूटन था कौन, न्यूटन एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने क्या किया था, अपनी फोर्स के ऊपर 3 लॉ दी थी, जिनको आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हो। क्या थी, क्या दी थी, कितनी लॉ दी थी, 3, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ आपने समझनी है और बड़े तरीके समझनी है और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए इसने अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा
कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है किसी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो हमेशा मूव करता ही रहेगा, वो मूव करेगा। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ये डस्टर क्या है, ये रेस्ट में है, तो ये क्या है, हमेशा जो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक रहना चाहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क ना करे। क्लियर? क्या बोला मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा एक स्ट्रेट पाथ पे। जैसे आपने क्या है, क्रिकेट की बॉल है, उसको आपने एक शॉट लगा दिया, और शॉट लगाने के बाद क्या आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, कोई मतलब मान लीजिए एयर है, एयर भी उसको स्ट्राइक नहीं कर रही, रोक नहीं पा रही, तो क्या है, सिर्फ वो मूव करती रहेगी बॉल हमेशा, वो कभी रुकेगी नहीं, नेवर इट विल बी स्टॉप। ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करेगा। क्लियर? तो पहला जो लॉ था वो यही था कि एन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट और मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाई ऑन इट। क्लियर? चलें सेकंड पे। जी, इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी इसको हम 3 कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। कैसे? ये सारे के सारे आप एक जगह देख सकते हो। एक बस में आप जैसे बस में जा रहे हो, अब देखना एकदम से ब्रेक मार दी, अब ड्राइवर ने ब्रेक ऐसे मारी, आप आराम से बैठे हो, लेकिन आपका मुंह जागे, क्या हुआ? ऐसा क्यों? हम तो रेस्ट में उसमें थे, आराम से बैठे थे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई की, आप जो रेस्ट में थे ना, आपकी जो बॉडी रेस्ट में थी वो बस के साथ साथ क्या थी, मोशन में जा रही थी। लेकिन जैसे ही बस ने क्या कर दी, ब्रेक अप्लाई कर दी, तो आपकी जो बॉडी मोशन में थी नहीं, वो भी क्या आना चाह रही है, रेस्ट में आना चाह रही है। तो उसको आने में जो टाइम बस ने ब्रेक लगाई ना, तो उसको भी टाइम लगेगा फिर आने में रेस्ट में, तो इसलिए वो रुक नहीं पा रही, जाके आपका मुंह लगे। ठीक है? तो सिंपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे हम। एक जगह आप दोनों चीजें भी देख सकते हो, रेस्ट और मोशन। कहां देख सकते हो? आप एक ट्रेन में जाइए या बस में जाइए, बस में आप खिड़की से बाहर देखना शुरू करो, आप देखोगे कि जो पेड़ है ना, पेड़ वो भाग रहे हैं। सड़क की तरफ देखना नीचे, ऐसी खिड़की से सड़क की नहीं, सड़क भागती हुई दिखेगी। सड़क भाग रही है, कौन भाग रहा है? लेकिन आपके साइड वाला सीट वाला है ना, आप उसकी तरफ देखना, वो किस चीज में है? बस मोशन में, सड़क मोशन में, सामने वाला रेस्ट में। अब एक ही बॉडी आपकी है, वो दो दो चीजें देख रही है। एक व्यक्ति को आप रेस्ट में देख रहे हो और उधर बाहर मोशन में देख रहे हो। तो ये चीजें। और एग्जांपल देखना, जैसे आप क्या करो, कभी रेलवे स्टेशन चले जाओ, कहाँ चले जाओ, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपने। एक आपकी ट्रेन यहाँ खड़ी है बीच में, एक ट्रेन आपकी यहाँ खड़ी है और एक ट्रेन यहाँ खड़ी है। ठीक है? अगर इन दोनों ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन अगर चल रही है या आपकी ट्रेन चल रही है, तो आप जैसे ही बाहर देखोगे आप अचंभित होगे, क्योंकि आप महसूस नहीं कर पाओगे कि इनमें से चल कौन रहा है। क्योंकि ये ट्रेन चलेगी तो भी आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चलेगी तो भी आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है। एक्चुअल में आप रेस्ट में हो, लेकिन उस ट्रेन के कारण आपकी बॉडी मोशन कर पा रही है। एक साथ आप दो दो चीजें देख पा रहे हो, रेस्ट भी और मोशन भी। ठीक है? तो चलो ज्यादा टाइम मत लगाओ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझिए क्या है न्यूटन की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ
मोशन। इसको भी बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम समझेंगे। इसने कहा कि जो फोर्स है ना वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। कैसे होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो जो फोर्स है ना, जैसे अपने से लगा लो, अगर कोई 10 किलो की चीज होगी तो उसको मैं बहुत स्पीड से फेंक सकता हूं, बहुत दूर तक फेंक दूंगा। लेकिन उसकी बजाय अगर मेरे पास क्या है, कोई 80 किलो की 100 किलो की चीज है, तो उसको कितना क्या करेंगे, उसको दूर फेंक सकता हूं। यानी कि जो फोर्स होता है वो मास के ऊपर डिपेंड हो गया, तो फोर्स जो है डायरेक्टली मास के इक्वल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन, अब जैसे कोई गाड़ी है, अब मान लीजिए जैसे बस ही है, अब बस को क्या है, हमने धक्का लगा दिया, धक्का लगा, अब बस क्या है, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति से मान लो धक्का नहीं लगा जा रहा, लेकिन उसकी बजाय एक छोटी सी गाड़ी है, उसकी रेल बना देंगे यहाँ पे, तेरी आगे समझ क्या कह रहा हूँ मैं। तो यही कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो भी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जिसका मास जो वो कम होगा उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई हो सकता है, एक्सेलरेट ज़्यादा कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रक वगैरह है ना, इनकी स्पीडें कम होती हैं, नहीं होती, और जो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान ले देखो ये दीवार है, अब एक गाड़ी है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड है या प्रति आवर की स्पीड से चल रही है वो, और वो दीवार से जाके टकरा गई, नुकसान। अगर वही गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से है तो नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि जो फोर्स है वो स्पीड की जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो उसकी चेंज हो रहा है स्पीड के अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग जो उसकी स्पीड में बदलाव आ रहा है। जो फोर्स होता है ना वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वो एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिए इस बात का। मास भी अप्लाई करता है, मास भी डिपेंड करता है, और उसकी स्पीड भी, समझे क्या, अगर हम दोनों के ऊपर डिपेंड होता है वो, ठीक है। ये आपने समझा होगी, जो फोर्स है यहाँ पे के, इसकी जगह क्या हमने के को एक के जो साइलेंट ले लेते हैं तो एम ए हो जे है, तो फिर सीधा हम डायरेक्ट क्या दिखा देते हैं, मास एक्सेलरेशन। तो इतना लंबा डायरेक्शन हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ सिंपल शब्दों में बता रहे हैं कि जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इससे रिलेटेड आपका सम भी आ सकता है। एक्सेलरेशन आपने उसमें देखा हुआ इससे पहले चैप्टर में, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनल इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भाई गाड़ी की स्पीड है, आप शुरू में देखना, अगर मान ली गाड़ी पे आपने एक्सेलेटर अप्लाई किया तो मेरे ख्याल से एक्सेलेटर करते 100 किलोमीटर चली जाती है ना, और समझे ना, पहले गाड़ी क्या करती है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, तो वो एक्सेलेटर वही होता है कि भाई जो, लेकिन वो जो गाड़ी की स्पीड बढ़ी है ना, उसने जो स्पीड बढ़ाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लिया, चाहे उन्हें 5 सेकंड ली, चाहे उसने 20 सेकंड ली, चाहे उसने 1 घंटा लिया, उसने टाइम तो लिया कुछ। तो वही था कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, भाई वेलोसिटी में जो भी बदलाव आया जितने टाइम के बाद आया तो वो मेरा एक्सेलरेशन होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये कहती थी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जी कर लोगे भाई। इसके बाद जो मेरी लास्ट एंड फाइनल है वो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है वो, इसको 2 शब्दों से सीख सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है।
एक्शन और रिएक्शन। कि इसने कहा कि यदि क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है वो उतना ही फोर्स अपोज करता है। आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लो एक दीवार है, दीवार के आपने क्या कराया, एक बॉल को खींच के मारा ऐसे, जितने फोर्स से आप उस बॉल को दीवार से मारोगे, दीवार उतनी ही फोर्स से उसको फेंकेगी वापस। समझे? जितने फोर्स से, जैसे आपने F1 फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तो जो F2 फोर्स आएगा ना वापस आपके पास आएगा, वो इसके इक्वली आएगा। ठीक है? तो F1 और F2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अरे समझ में? तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही थी कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स लगाते हो, अपोज में उतना ही फोर्स आपके। एग्जाम्पल, टीचर थप्पड़ मारता है, दो तरह से आएगा, स्लो लगा और फास्ट लगा दो तो निशान भी बन जाएगा। ठीक है? तो ये मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था भाई। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई न्यूमेरिकल में डाउट हो कर लोगे? ठीक है सर, कर लीजिए। तो फिर तो ये हमारा